बोलता है कि हाँ ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी ये चीज पता होनी चाहिए और इसीलिए वो लोग नेमगोंग क्लैन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे और मुझे डर है कि वो लोग भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और एक और बंदा कहता है इसीलिए तो, और हमें जल्द से जल्द उनकी मदद करनी होगी। और एक और बंदा कहता है कि हमें 2 से ज्यादा दिन और लगेंगे हुनान में जाने के लिए और हमें जल्द से जल्द सिपाहियों को वहां पर भेजना होगा। मोंक बोलता है लेकिन अभी तक सामने वालों ने अपना मूव कुछ नहीं किया है और भले ही वो लोग जोंगियान पर कब्जा करना चाहते हैं बदले का रूप रखकर अपने लॉर्ड के लिए, लेकिन फिर भी उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी ना। जब कोई लीडर मरता है तो भले कोई भी सेक्ट हो, और अभी तो वो आपस में ही लड़ने में कुछ ज्यादा बिजी नहीं होने चाहिए। और क्योंकि अभी कोई नया लीडर कौन बनेगा पेचोन पैलेस का, और इसीलिए मेरा मानना यह है कि हमारे पास में जल्दबाजी करने का कोई कारण नहीं है और समय के रहते हमें देखना चाहिए कि कैसे सब कुछ होता है। एक और बंदा कहता है लेकिन, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो नेमगोंग क्लैन है वो भी सारी चीजें अभी प्लान कर रहा होगा दूसरे 5 महान क्लैन्स के साथ में, और ये ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, हम लोग उनके प्रपोजल का इंतजार करें तब तक। और एक और बंदा कहता है लेकिन अगर दुश्मन सभी इकट्ठा हो चुके होंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और बेगर सेक्ट का लीडर बोलता है हमारे जो सेक्ट की साउथ ब्रांच है उन्होंने एक कबूतर को भेजा था। दूसरा एक लीडर बोलता है आखिर उन्होंने क्या कहा। बेगर सेक्ट का लीडर बोलता है उनके अनुसार जो ये डार्क रास्ते वाले लोग हैं वो बस बदले के लिए रोए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई मूव नहीं कर रहा है। और बहुत सारे सेक्ट पाचन पैलेस में इकट्ठा हुए लेकिन अभी तक कोई भी छोड़ के गया नहीं है। एक और बंदा कहता है मेरा मानना यह है कि जो साइलेंस है ये तो इसलिए या तो वो लोग बहुत बड़ी कोई स्कीम कर रहे हैं या फिर उनके बीच में कोई लड़ाई चल रही होगी। और सभी लोग बोलते कि हाँ हाँ यही हो सकता है। और इसी के पर सभी सेक्ट वगैरह मीटिंग कर रहे होते, तो एक बंदा बोलता भले कुछ भी हो लेकिन हमें जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाना होगा। दूसरा बंदा बोलता किस चीज का प्लान। तो वो बंदा बोलता कि जो जो डार्क पाथ वाले सेक्ट है वो सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं पांचोन पैलेस के अंदर, और हम सभी लोग बहुत ज्यादा बिखरे हुए और इसीलिए हमें भी साथ में मिलना होगा और हमारी ताकत को एक करना होगा। तो वो मोंग बोलता तो, और एक बंदा कहता तो तुम सलाह दे रहे हो कि हम लोग एक कोलाइजन बनाए और सारे लाइट पाथ वाले जितने भी अच्छे वाले सेक्ट है उनको एक कर दे। दूसरा बंदा बोलता तो आखिर चीफ का क्या। एक और बंदा कहता है कि अगर अगर हम लोग एक अलायंस बनाने वाले, मतलब कि जस्टिस कोलाइजन मुरिम अलायंस ऐसा ही समझ लो। वो लोग बोलते हैं कि तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा ना कि आखिर हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। और जिस बंदे ने आइडिया दिया था मन में सोचा अरे यार और हमारे पास में ये सारी बकवास का समय नहीं है। और तभी हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो मॉन्क वगैरह होते सुबह को बहुत सारे कबूतर उड़ाते और वो सभी अलग अलग सेक्ट में जा रहे होते। आगे हम नेमगोंग क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक कबूतर आता है और वहां पर नेमगोंग सेक्ट का जो एल्डर या फिर लीडर होता है वो ये पढ़ रहा होता है और बोलता है तो पेचोन पैलेस से लड़ने के लिए जो 9 सेक्ट है वो सब एक हो चुके हैं और बाद में ये चीजें कर रहे हैं। और सबसे पहले जो एक मुरिम अलायंस है मतलब कि जस्टिस कोलाइजन वो बनाई जाएगी ताकि हम पाचोन पैलेस से लड़ सके। और जो ये अलायंस है ये टेम्पररी अरेंजमेंट के कारण है और इसीलिए जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो ये अलायंस को भी छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ में हम देखते कहीं और का सीन जहाँ पर कि एक तालाब जैसी जगह होती है। एक बंदा वो पढ़ रहा होता है चिट्ठी और वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। उसके सामने उसकी बीवी होती है और बोलते है कि क्या हुआ डियर। और वो आदमी बोलता है कि उन लोगों ने एक जस्टिस कोलाइजन बना दी है। आगे लिखा होता है सेकंड जो शाओलिन है वो इस कोलाइजन का हेड रहेगा और उनका जो लीडर है वो है ग्रैंड मास्टर योंग। और साथ ही में वो यहाँ पर चीफ का रोल भी अदा करेंगे और जितने भी हर एक सेक्ट के लीडर है और जितने भी महान वॉरियर्स होंगे मुरिम के वो सभी एल्डर्स बनेंगे, समझे। और इसी के साथ में ये सब कुछ पढ़े जा रहे होते और अलग अलग जगह पर बहुत सारे कबूतर आए जा रहे होते। और एक बंदा वो पढ़ता है और लिखा होता है कि तीसरा जो हर एक सेक्ट होगा उनको अपने कुछ स्टूडेंट को ढूंढना होगा और जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनको इस जस्टिस कोलाइजन के अंदर भेजना होगा। और चौथा हर एक सेक्ट यहाँ पर जस्टिस कोलाइजन के सारे डिसीजन को बिना सवाल उठाए मानेगा। और आगे एक बंदा वो पढ़ते बोलते चलो, और लगता है कि गैंगहॉक के अंदर अभी खून की नदियां बहने वाली है। और पीछे से एक इंसान आता बोलता पिताजी क्या आपने मुझे बुलाया था। तो उसका पिता बोलता कि जाओ और जाकर हमारे सबसे जो बेस्ट योद्धा है हमारे क्लैन के उनको तुरंत बुलाकर लेकर आओ। सामने वाला इंसान बोलता क्या, और आखिर मैं क्या पूछ सकता हूँ आखिर ऐसा क्यों है और आखिर। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि जो जस्टिस कोलाइजन है उसको फॉर्म किया गया है और साथ ही में हर एक सेक्ट को उनके कुछ स्टूडेंट्स को वहां पर भेजना है और वो लोग पैचोन पैलेस को इससे पहले कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स के साथ में नेमगोंग क्लैन की तरफ। और उसका जो बेटा होता बोलता तो क्या मैं भी आपके साथ में चलूँ पिताजी। तो उसका पिता बोलता नहीं, और तुम्हें हमारे क्लैन की रक्षा करनी होगी एक हेड के रूप में, और मेरे पास में और कोई चीज करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं जाऊंगा और अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर आता हूँ। और सामने वाला बंदा बोलता लेकिन हम लोग अभी पेचोन पैलेस से निपट रहे और हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। उसका पिता बोलता है कि मुझे जल्दी से जाना होगा और क्योंकि ये पेचोन पैलेस है इसीलिए, और मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी नेमगोंग सेंगिंग की, और इससे पहले कि उसको कुछ हो जाए। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते जहाँ पर कि घोड़े के ऊपर कोई जा रहा होता और बोलता है इमरजेंसी। और सर मैं आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि जो पेचोन पैलेस है वो मूव करना शुरू कर चुके हैं। और एक इंसान कहता है क्या सच में, और आखिर किस तरफ। और इसी के साथ में हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किसी रेगिस्तान जैसी जगह पर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और एक इंसान बोलता जल्दी करो और हमें जल्द से जल्द नेमगोंग फैमिली तक पहुंचना होगा इससे पहले कि पेचोन पैलेस पहुंच जाए।
और जब वो सभी लोग जाए जा रहे होते, रात को भी हम देखते हैं कहीं और कुछ लोग जा रहे होते और एक इंसान बोलता है भले ही हमें पूरी रात को ट्रेवल करना हो लेकिन हमें जूगे फैमिली तक पहुंचना होगा जो कि वुचेन डिस्ट्रिक्ट में है, और सुबह तक। और एक बार जब हम लोग जूगे फैमिली के साथ में मिल जाएंगे तो बाद में साथ में मिलकर हम तुरंत नेमगोंग फैमिली की तरफ बढ़ेंगे। और जल्दी करो, और हमारे 5 सबसे महान परिवार है और इसीलिए हमें सबसे पहले वहां पर अलायंस की ताकत, और इसी के साथ में जो मुरिम अलायंस होती है उनके भी लोग सभी एक होने लगते हैं। और नेमगोंग फैमिली के वहीं पर लड़ाई होने वाली सबसे पहले तो सब लोग वहीं पर पहुंच रहे होते। और हम देखते हैं कहीं और जहाँ पर कि एक औरत बोलती है लेकिन ये काफी ज्यादा डरावना है पिछले कुछ समय से और इतनी सारी अफवाहों के कारण। तो दूसरा आदमी बोलता है कि इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है डियर। और उसकी बीवी बोलती है लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर पेचन पैलेस कब हमला करेगा। वो आदमी बोलता है कि वो लोग जितने भी यहाँ पर जोंगियान के लाइट पाथ वाले जो सेक्ट है उनको अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और भले वो लोग कितने भी ताकतवर हो लेकिन हमारे जो लाइट पाथ वाले जो 9 सेक्ट एक हो चुके और साथ ही में 5 महान परिवार भी एक हो चुके हैं। आगे वो औरत बोलती लेकिन मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि जो हमारा ग्रेट स्काई क्लैन है वो पेचन पैलेस का सबसे पहला टारगेट बनेगा क्योंकि ये उनके सबसे ज्यादा करीब है। तो आगे वो बंदा बोलता है लेकिन क्योंकि जो ग्रेट स्काई क्लैन है वो सबसे बड़ा क्लैन है यहाँ पर लाइट पाथ का इस जगह के अंदर, तो ये हो सकता है कि हम लोग उनके टारगेट है लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उनका जो बच्चा होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है पिताजी। और वो औरत कहती सियोंग। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक इंसान आता है और उसने उस बच्चे का सिर ही काट दिया होता है पूरी तरह से। और आगे हम देखते हैं कि जब उस बच्चे का सिर उसकी माँ के ही पैरों में आकर जाता है तो वो माँ एकदम से बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और जो वो पिता होता है वो गुस्से में देख रहा होता है और बोलता आखिर तुम कौन हो। सामने वाला इंसान बोलता वाह ये सच में इंप्रेसिव है, और तुम अभी भी इतने ज्यादा शांत हो जब तुमने अपने खुद के पैरों के नीचे ही अपने बेटे को मरते हुए देखा। तो सामने वाला इंसान बोलता मैंने कहा कि आखिर तुम हो कौन। तो सामने जिस इंसान ने उसके बेटे को मारा होता है वो बोलता है द ब्लड शेडो क्रॉप। और वो इंसान मन में सोचता क्या द ब्लड शेडो क्लैन, और वो मन में सोचता ब्लड शेडो क्लैन। और वो लोग एक इलाइट कातिलों की टीम है जो कि पेचन पैलेस से, और साथ ही में वो सच में ऐसी फियर और साथ ही में वो लोग ऐसी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। और वो इंसान अपना भाला उठाता है और अपनी बीवी के ऊपर वो भाला मारते हुए बोलता मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने इतना ज्यादा तुम्हें मुसीबतें दी और अभी तक तुम्हारे एहसान को भी नहीं चुका पाया, और तुम पहले आगे जाओ और मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। और इसी के साथ में वो अपनी बीवी को भी मार देता है। सामने वाला असिस्टेंट मन में सोचता है कि वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है यार, और मैं देख सकता हूँ कि आखिर कैप्टन ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मैं इस चीज को पर्सनली हैंडल कहूँ। और उसका कैप्टन उसको बोल रहा था कि अगर तुम अपने साथियों को फालतू में मरते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम खुद जाओ और उस सा बोंग मियोंग से खुद जाकर लड़ो। और हम देखते हैं कि बोंग मियोंग उसको देख रहा होता है और हम इस इंसान को बस मियोंग बुलाएंगे। मियोंग वहां पर उस सामने वाले असिस्टेंट को देखता है। असिस्टेंट मन में सोचता है ये कितना डरावना, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं जो कि डर के मारे कांपूंगा। और मियोंग सामने से बढ़ता है और असिस्टेंट और दोनों की तलवारें टकराती है। मियोंग अपना भाला सामने लाकर एक हमला करता है और असिस्टेंट भी अपनी तलवार उसको डॉज करते हुए एक मारता है और मियोंग की एक थोड़ी खरोच आती है। मियोंग मन में सोचता डैम इट यार, और अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं अपने उन स्टूडेंट और जो भी मेरे रिश्तेदार जो ऑलरेडी अभी मर चुके हैं उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगा। और सामने वाला असिस्टेंट जब एक तलवार से हमला करता है तो मियोंग एकदम से उसकी तलवार को रोक देता है और अपने हाथ को सामने ला लेता है और आगे उसका भाला साइड से जाता है और असिस्टेंट के गले पर थोड़ा सा कट लग जाता है। आगे मियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक और हमला करता है और जो असिस्टेंट होता है वो अपने गले को पकड़ते हुए सोचता है डैम इट यार। और मियोंग जिसने कि उसकी तलवार को अपने हाथ में फंसा के रोक दिया होता है वापस तलवार निकालता है और उस असिस्टेंट को देता है। और आगे वो मियोंग बोलता है कि एक योद्धा और दूसरे योद्धा से इसी तरह से लड़ेगा। सामने वाला असिस्टेंट बोलता थैंक यू और चलो इसको एक बार में सेटल कर देते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। असिस्टेंट मन में सोचता चलो और मैं इस बार ये खतरनाक वाली एक ही स्ट्राइक में खत्म करूंगा। मियोंग भी मन में सोचता कि मैं इसको लंबा नहीं खींच सकता क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अंदर भी चोट लग चुकी है। और इसी के साथ में वो भी अपना भाला घुमाता है और कुछ हमले करता है अपने भाले से। और सामने वाला इंसान जो असिस्टेंट होता है वो उसके हमले को रोकता है और बाद में ऊपर से भी कुछ हमले होते हैं। और असिस्टेंट बोलता है कि विंड फ्लैश स्ट्राइक, और घूमते हुए वहां पर दोनों ही एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं। और जो वो मियोंग होता है उसके बीच में से असिस्टेंट 2 हिस्से कर डालता है। और आगे हम देखते हैं कि जो मियोंग होता है वो धीरे धीरे चलते हुए अपनी बीवी की लाश की तरफ जाता है और उसकी लाश के पास में जाकर बैठ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट के पास में वो भाला घूमता हुआ आता है और असिस्टेंट वो देखते सोचता अगर मैं बस 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो मैं होता जो यहाँ पर मर चुका होता। और मुझे पता था कि वो एक शॉर्ट स्पेयर एक्सपर्ट था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वो इस तरह से घूमते हुए भाले का भी इस्तेमाल कर सकता है। और सच में ये अमेजिंग है और किसी को भी तुम्हारी असली एबिलिटीज का पता नहीं था। और आगे वो असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुमने वो एबिलिटी तब इस्तेमाल की होती जब मेरे पास में तलवार नहीं थी तो तुम जीत जाते, और मैं अपनी हार मानता हूँ। और कि जो वो असिस्टेंट होता है जब मियोंग मर चुका होता है उसको बोलता है कि अगर तुमने सच में वो एबिलिटी तब इस्तेमाल की होती जब मेरे पास में तलवार नहीं थी तो तुम जीत सकते थे, और मैं अपनी हार मानता हूँ। और इसी के साथ में जो मियोंग होता है वो भी उधर गिरकर मर जाता है। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि पेचन पैलेस के अंदर एक बंदा बोलता है
कि हम लोगों ने सारे जो क्लैन लाइट पाथ के अंदर फुजियान के अंदर थे उन पर कब्जा कर लिया है, और अलग अलग जगहों के नाम बताने लगता है। और जो वहां पर बीच में एक बंदा बोलता है वो सच में, और दूसरा जो एक आधा टकला बंदा होता है वो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, वो बोलता है कि हाँ। और जो लाइट पाथ के जितने भी क्लैंस है और नॉर्थ की तरफ से उन लोगों को अभी तक इसके बारे में ये पता नहीं है। और बीच में जो लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ, और जो बेगर सेक्ट है उन लोगों ने ऑलरेडी ये न्यूज को डिलीवर नहीं कर दिया गया होगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि क्योंकि जो ये बेगर सेक्ट है वो लाइट पाथ की आंखें है, तो इसीलिए हमने उनको सबसे पहले मार दिया था। और ये तो हो ही नहीं सकता कि उनको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी थी और बाद में बेगर सेक्ट के जो कबूतर थे उनसे वो उड़ा दिया था। और बहुत सारे जो कबूतर है वो ऑलरेडी यहाँ पर इधर उधर जाए जा रहे हैं और इसलिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन से सब कंफ्यूज हो जा रहे। तो इसका मतलब कि उनको कई दिन लग जाएंगे कि यही पता करने में कि आखिर जो ये न्यूज़ है वो सब सच है कि नहीं। और वो लीडर बोलता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि हाँ, और ऐसा लगता है कि जो साउथ है वो ऑलरेडी हमारे पेचुअन पैलेस के हाथ में आ चुका है। लीडर बोलता है अभी तक नहीं, और अभी भी एक हुनान के अंदर एक बीस्ट है जो कि वहां पर बैठा है। और वो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि मुझे पता है, और लेकिन हुनान भी जल्दी हमारे हाथों में आ जाएगा। और जो लाइट पाथ है उसका जो तबाही वाला प्लान है वो अभी तक बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रहा है। और लीडर बोलता है क्या तुम सच में 5 महान फैमिलीज को एक बार में खत्म कर सकते हो? स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि अगर जो 4 फैमिलीज है उनमें से वो सभी लोग उस बीस्ट की मदद करने के लिए आगे, मतलब ये लोग नेमगोंग फैमिली की बात कर रहे हैं, तो वो लोग एक पिंजरे में फंसे हुए जानवर बन जाएंगे। हेड बोलता है ओह, और सच में मैं ये देखने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर जो भविष्य के प्लान अभी और हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और वो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है कि हाँ, वो प्लान्स ऑलरेडी हमारे लिए सक्सेसफुल पक्का होकर रहेंगे। और लीडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और हंसने लगता है। आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक कोई शहर जैसी जगह होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और एक इंसान किसी एक बम्बू के डाली के ऊपर होता है और उसके ऊपर से कूदते हुए तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो बोलता है कि सबसे पहला इन्फिनिट ब्लू स्काई स्वॉर्ड्स आर्ट्स, और इसी के साथ में ब्लू स्काई फॉलिंग फैल्कॉन। और वो ऊपर से कूदते हुए बहुत सारी तलवारें चलाता है और वापस डाली पर ही कूद कर बोलता है कि सेकेंड ऑफ द इन्फिनिट ब्लू स्काई स्वॉर्ड आर्ट और अल्टीमेट ब्लू स्काई। और इसी के साथ में 3-4 ऐसे आर्ट्स इस्तेमाल किए जा रहा होता है। और जब वो जमीन पर आता है और तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि ओहो, और जिन, और लगता है कि चीजें वैसी नहीं चल रही जैसा तुम्हें चाहिए। नहीं तो सामने वाला बच्चा बोलता है कि ओह, और आप आ चुके हो ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ, और तुम सच में बहुत ही ज्यादा, तुम्हें पसीना आ रहा है और साथ ही में तुम्हारी जो ब्रेथिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा अभी बेकार हो चुकी है, और लगता है कि तुम्हारी जो ची है वो अभी थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम हो रही है। आगे वो बच्चा बोलता है कि हाँ दादाजी। उसके दादाजी बोलता है तुम्हारी उम्र में जो तुम्हारे पिताजी थे और यहाँ तक कि मैं भी, जो ये जो आर्ट्स तुमने मास्टर किए वो नहीं कर पाए थे, तो तुम्हें अपने आप को ज्यादा ऐसे कोसने की जरूरत नहीं, और तुम्हारी प्रोग्रेस अभी भी अमेजिंग है। वो बच्चा बोलता है कि मैं आपके इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट को जल्द से जल्द मास्टर करना चाहता हूँ। उसके दादाजी बोलते हैं कि जब एक बार तुम इन्फिनिट ब्लू स्काई स्वॉर्ड आर्ट इस्तेमाल करोगे और उसको मास्टर कर लोगे तो मैं तुम्हें इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट भी सिखा दूंगा, भले तुम ना भी चाहो। और वो बच्चा बोलता है लेकिन भले मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मेरी प्रोग्रेस कुछ ज्यादा हो नहीं रही है। उसके दादाजी बोलते हैं कि जो दर्द तुम अभी देख रहे हो, और ये तुम्हारे ज़ेनिथ स्टेज पर जाने से पहले का दर्द है। और एक इलाइट को ऐसा जो कि लगातार प्रैक्टिस करता है और बाद में अपने हमले के साथ में सारे मुश्किलों से भागे निकल जाता है। और इसी के साथ में उसके दादाजी बोलते हैं देखा जाए तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनको कि अपना मास्टर खुद को वो बुला सकते होंगे, और ऐसी स्किल्स होना कि तुम एक मास्टर को भी हरा सकते हो और एक इलाइट को हरा सकते हो, उसको जेनिथ कहा जाता है। और ये क्लैन एल्डर बनने के लिए स्टैंडर्ड होता है हमारे, और अगर तुम ये सारी मुसीबतों को सामना करोगे तो तुम जल्दी जेनिथ पर पहुंच जाओगे। आगे वो बच्चा बोलता लेकिन आखिर जेनिथ से ऊपर वाला स्टेट क्या है? उसके दादाजी बोलते जेनिथ से ऊपर है एब्सोल्यूट जेनिथ, और साथ ही में जो लोग जिनकी की ची और स्किल मार्शल आर्ट में थोड़ी और बेहतर होती है एक्सपीरियंस के अनुसार, लेकिन जो असलियत में जेनिथ के ऊपर का स्टेज है वो है सबमिलेशन, और इसको डिवाइन सबमिलेशन भी कहा जाता है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक इंसान डिवाइनिटी के स्टेट में चला जाता है, और तुम्हें सबसे पहले अपनी ची गाइडेड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना सीखना होगा इससे पहले कि तुम इस स्टेट में जाओ। और वो बच्चा बोलता ची को इस्तेमाल करके तलवार को गाइड करना, तो उसके दादाजी बोलते कि हाँ, और ची गाइडेड स्वॉर्ड वो भी उसी लेवल पर आती है, और अपने ब्लेड को अपने हाथों से नहीं लेकिन अपनी ची का इस्तेमाल करते हुए गाइड करना। और ये सच में ये अलग अलग आर्ट्स है जो कि उस वॉइड स्टेट के अंदर तुम हासिल कर सकते हो, उससे भी ऊपर वाले। और वो बच्चा बोलता है आखिर आप कौन से लेवल पर हो ग्रैंडफादर? तो उसके दादाजी बोलते तुम सच में जानना चाहते हो, और अगर तुम इन्फिनिट ब्लू स्काई स्वॉर्ड को मास्टर करोगे तो तुम ऑलरेडी सबसे पहले स्टेज में आ जाओगे सबमिलेशन के, और इसका मुझे नाम बोलना नहीं आ रहा यार। और आगे वो बच्चा बोलता तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? और उसके दादाजी बोलते कि अगर तुम ये सब कुछ मास्टर करोगे तो सबसे पहले स्टेज में आओगे, और अगर तुम सबमिलेशन के भी टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर करना होगा। वो बच्चा बोलता तो इसका मतलब कि आप उसके भी टॉप पर हो। उसके दादाजी बोलते कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सेंट्रल प्लेन में जो कि ऑलरेडी जिस स्टेज पर मैं हूँ पहुंच चुके हैं, और उन लोगों के अंदर भी जो वॉइड स्टेट के मास्टर है वो है जू यांग पोंग,
और साथ ही में शाओलिन के मास्टर जिन्होंने कि उसको हराया, जो यांग पोंग, वही जो कि अभी हमारे सोमन के साथ में, वो बच्चा बोलता है क्या वॉइड स्टेट के ऊपर भी कोई स्टेज है? तो वो दादाजी बोलते कि ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम वॉइड स्टेट को पास कर लोगे तो तुम बस एक सोच से ही लोगों को चोट पहुंचा सकते हो, और इसको द लाइफ एंड डेथ स्टेट कहा जाता है। लेकिन अभी तक आज तक किसी ने इसको हासिल नहीं किया है, और मतलब कि हमारे सोमन ने इसको हासिल कर लिया है, लाइफ एंड डेथ वाला स्टेट। और आगे उसके दादाजी बोलते हैं ये एक इम्पॉसिबल स्टेट होगा जिसमें पहुंचना नामुमकिन होगा, तो कैसा रहेगा कि तुम इस तक पहुंचने की कोशिश करो। वो बच्चा बोलता मैं। उसके दादाजी बोलते कि जब तुम एक बार इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर कर लोगे तो तुम सबमिलिजेशन वाले लेवल तक पहुंच जाओगे, और तुम्हारे जो दादाजी है उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर लिया, तो क्यों ना तुम आगे और लाइफ एंड डेथ वाले स्टेट तक जाने की कोशिश करो। हाँ, और वो बच्चा बोलता है मैं समझ गया और मैं उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कोलाइजन के अंदर एक बंदा बोलता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है। दूसरा बंदा कहता है हाँ सही कहा, और वो लोग कुछ समय पहले अपना मूव करने चाहिए थे। नहीं, एक और इंसान बोलता है लेकिन कुछ भी हो, और ये अजीब बात है, और ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हमसे डरते हैं। और दूसरा एक और बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है? सामने वाला इंसान कहता है कि जरूर किसी तरह की तो मूवमेंट्स चल रही हो, लेकिन या तो ये हमारी आंखें और कान पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, या फिर वो लोग इतने छुप कर मूव कर रहे कि हम उनको नोटिस भी नहीं कर सकते। और आगे वो बोलता है लेकिन ये ज्यादा अजीब बात नहीं होती कि जो ये न्यूज की अभी वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं, वो अभी हम तक पहुंचनी चाहिए थी, और हमें सबसे पहले हमारे डिफेंस को बढ़ाना होगा, ताकि हमारे दुश्मन अभी हमारे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, और हमें जल्द से जल्द होनान प्रोविनेंस के अंदर भी इकट्ठा होना है सारे क्लैंस के साथ में। और अगर दुश्मन तुरंत हम पर हमला करेगा तो यहाँ तक कि हमारे लिए भी ये हैंडल करना मुश्किल होगा। एक इंसान बोलता है आखिर जो 4 महान फैमिलीज है वो कब आएगी? दूसरा एक इंसान बोलता है कि जो नॉर्थ के हुआंग बो फैमिली और साथ ही में हाबुक फैमिली, वो भी एक साथ में जूगे फैमिली के साथ में मिल चुके हैं और उस रिवर को पार कर चुके हैं। और जो सिचुआन के टैंग फैमिली की बात रही, जो एल्डर है वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही में अपने इलाइट सोल्जर्स के साथ में। एक इंसान बोलता है ओह, और अंकल टैंग और जो पिताजी वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और आखिर वो कब आ रहे? एक इंसान बोलता है कि वो हुनान प्रोविनेंस में थे कल, तो अगले कुछ दिनों में आ ही जाएंगे। एक और इंसान बोलता है ब्रदर, और आखिर जो 5 महान फैक्शन है उनका क्या? तो एक और इंसान बोलता है मुझे उनका पता नहीं कि आखिर ये क्या चीज़ है और अर्जेंट कितना है, लेकिन एक और इंसान कहता है कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हो, सब कुछ ऐसे छोड़ दो। दूसरा एक बंदा बोलता है कि हमें उनकी ताकत की जरूरत होगी अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं। और जब बात आती है कि अलग अलग इंसान की ताकत की, तो हम कोई ऐसी फोर्स है जिसको कोई हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन अगर हमें भी पहचान पहले से अकेले लड़ना पड़ा तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो डार्क पाथ है वो सभी लोग एक हो चुके हैं, और इसीलिए जितने भी क्लैन है अलग अलग वो सभी एक साथ में मिलकर उनका लीडर भी चुन चुके हैं। और इसीलिए जो पाचन पैलेंस है जब वो मूव करेगा तो इसका मतलब कि सारे डार्क पाथ हम पर हमला करेंगे। और आगे वो इंसान बोलता है ईमानदार से कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारी नेमगोंग फैमिली को नॉर्थ की तरफ चला जाना चाहिए। और वो लोग बोलते क्या? और एक बंदा कहता क्या तुम पागल हो क्या? और आखिर इसके साथ में जो हमारी बेइज्जती होगी इसको तुम कैसे हैंडल करोगे? सामने वाला इंसान बोलता है कि इसीलिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आखिर हमारी अभी की सिचुएशन कितनी ज्यादा अर्जेंट है। और इसी एक बंदा बोल रहा होता है कि अब तुम समझ सकते हो ना कि कितनी ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन है हमारी। अगर हम लोग नेमगोंग फैमिली को जिंदा रखना चाहते तो हमें कहीं पर भाग जाना चाहिए, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पर तब तक टिके रहना होगा अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं, जब तक कि जो 9 सेक्ट है और साथ ही में जितने भी दूसरे क्लैंस है नॉर्थ से वो हमारी मदद करने के लिए ना आ जाए। और क्योंकि जो जस्टिस कोलाजन है वो बन चुकी है, तो हर एक सेक्ट से मास्टर भेजे जा रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या हम लोग तब तक टिक पाएंगे जब तक वो यहाँ पर ना पहुंच जाए। और सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ, और ये एक अर्जेंट सिचुएशन है और जैसा कि तुमने कहा, लेकिन तभी वहां पर कोई भागता होता है और कहता कि सर और ये एक इमरजेंसी है। और दूसरा वो बंदा बोलता है आखिर क्या है प्रॉब्लम? तो वो जो इंसान आया होता है वो बोलता है जो पहचान पहले से उसने हमें चैलेंज किया है। और आगे वो सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ हमें इसकी ऑलरेडी उम्मीद तो थी ही। और एक इंसान बोलता है उन्होंने हर एक क्लैन जो कि फूजियान से लेकर अलग अलग जगह पर है सबको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और पूरी स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं अभी। और सभी लोग बोलते क्या कहा तुमने? और एक बंदा कहता तो अभी लोग वो क्या इस तरफ आ रहे हैं? और इसी के साथ में वो लीडर बोलता आखिर ये कैसे हो सकता है? और सामने वाला बोलता है कि हाँ एक बेगर सेक्ट का फॉलोवर था जो कि नेचेंग ब्रांच ऑफिस से आया है। और वो लीडर बोलता जल्दी से उसको यहाँ पर लेकर आओ। और हम देखते हैं कि इंसान जिसको चोट लगी हुई होती है और वो बोलता है कि मैं योन भी हूँ जो कि बेगर सेक्ट से हूँ, नेचेंग ब्रांच ऑफिस से। लीडर बोलता है आखिर तुमने क्या देखा? तो वो बेगर बोलता है कि एक जो कबूतर था उससे बहुत सारे मैसेज भेजे गए थे अलग अलग जगह पर जो कि दुश्मन को देख रहे थे। और साथ ही में उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन की अलग अलग मूवमेंट्स नहीं थी, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले सभी लोग मारे गए थे और यहाँ तक कि हमारे ब्रांच लीडर भी, और इसीलिए सभी लोग इधर उधर भाग गए थे। और जो ब्रांच लीडर उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था इससे पहले वो मरे थे। और सामने वाला लीडर बोलता आखिर कैसे हो सकता है? और क्या ये फैक्ट कि जो जितने भी लाइट पाथ के क्लैन है उन लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया? तो सामने वाला बेगर बोलता है ये भी सच है और एक भी क्लैन जिंदा नहीं बचा और सब खत्म हो चुके हैं यहाँ पर इस रास्ते में। और वो लोग बोलते हैं हे भगवान। और एक इंसान बोलता है ब्रदर, और जल्दी से जितने भी लोग हैं दूसरे सभी को इन्फॉर्म कर दो कि लाइट पाथ के क्लैन को यहाँ पर इकट्ठा करे। और पीछे से एक बंदा आता है बोलता नहीं, और वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर उनका हुनान प्रोविनेंस में कब्जा करना खत्म नहीं हुआ है काम। और लीडर बोलता है कि हाँ, और सीन में से किसी ने कहा था कि एक भी क्लैन बचा नहीं है।
तो बीच वाला बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर एक सरप्राइज अटैक करना है तो वो जो तुम्हें एकदम अच्छे से करना होगा। जो बेगर सेक्ट है वो सबसे ज्यादा नजदीक था पेचन पैलेस के, तो दुश्मन ने सबसे पहले उन पर हमला किया और बाद में उन लोगों ने उसी जगह से अलग अलग और गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैलाई। और जब यहाँ पर हुनान प्रोविंस में हमारा जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है वो दूसरे बेगर सेक्ट से भी ज्यादा तेज है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बुरी खबर नहीं आई है। लीडर बोलता है हाँ सही कहा। दूसरा वो बंदा कहता है कि हाँ, और हम लोग सच में सबसे लास्ट टारगेट होंगे उनके। और तभी वहां पर नेमगोंग फैमिली का जो लीडर होता है, मतलब कि वो दादाजी, वो आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सिचुएशन वगैरह सुन ली कमांडर से, तो क्या तुम्हें कुछ सॉल्यूशन का पता चला है? और सामने वाला इंसान बोलता है कि हमें कुछ समय की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम लोग 5 दिनों तक यहाँ पर टिके रहे तो हम लोग जिंदा बच जाएंगे, और नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और एक वो इंसान बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर वो लोग अपनी सारी फोर्स को यहाँ पर एक साथ में इधर हमला करने के लिए भेजेंगे तो हमारे जितने भी साथी फोर्स है वो यहाँ पर आने से पहले हम खत्म हो जाएंगे और हम लोग भाग सकते हैं नॉर्थ में जस्ट इन केस। तो सभी लोग उसको गुस्से में देखने लगते हैं। वो एल्डर बोलता है कि इम्पॉसिबल, और भले ही हमारी फैमिली यहाँ पर खत्म हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ से भागेंगे नहीं, और सभी लोग यहाँ पर मौत तक हमारे फैमिली के गर्व को बचाएंगे, समझे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं और पर सभी लोग बातें किए जा रहे होते हैं कि नेमगोंग फैमिली के कुछ 300 वॉरियर और अलग अलग क्लैन से मिलाकर टोटल कुछ 500 लोग हो चुके हैं। और आगे वो बताता है प्लस 300 वॉरियर्स लाइट पाथ के भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमारे पास में 800 सिपाही है। और एक इंसान बोलता है लेकिन जो दुश्मन है वो हमसे ट्रिपल साइज की फोर्स वाला है। और एक बुढ़ा इंसान बोलता है बस तुम बोलो और मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो हेड बोलता है नहीं नहीं, और मैं आपके ड्यूटी के सेंस को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको वहां पर खुद जाने की जरूरत नहीं है और आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आपको यहाँ पर लाइट पाथ के स्टूडेंट की रक्षा करनी पड़ेगी। और एक इंसान बोलता है कि अगर तुम छुपकर हमला करना चाहते हो तो स्टेल्थ आर्ट के मास्टर्स को ही भेजना होगा, और ये ऑपरेशन बस दुश्मन को ऐसे ही दिमाग खराब करने के लिए, तो हमें हमला करके वापस भागना होगा जल्द से जल्द। और दूसरा एक इंसान बोलता है तो मैं अब मेरे उस योंग को रेकमेंड करूंगा, और भले वो एक लड़की है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छुपने के आर्ट्स में सुपीरियर है अपने सारे भाइयों से, और उसकी नॉलेज भी काम की है। एक और इंसान बोलता है अगर हम लोग एजिलिटी आर्ट की बात करें तो मेरे भतीजे भी काम आएंगे। और इसी तरह से वो लोग लिस्ट बनाते और हम देखते हैं कि कोई बोलता है जो पेचन पहले से वो ऑलरेडी मूव करना शुरू कर चुका है, और जो सेक्ट की मीटिंग होती है वहां पर भी लोग बात कर रहे होते, और वो लोग बोलते ज्यादातर जो साउथ है वो उनके हाथ में पड़ चुका है। और एक और इंसान बोलता क्या, और साउथ एक रात में उनके हाथ में आ गया, आखिर ये कैसे हो सकता है, और कल तक तो हमने कुछ सुना ही नहीं था। जो पेट्रियाच मॉन्क होता है वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हर एक जगह से कबूतर आ रहे हैं हमारे ऑफिस पर। और एक और इंसान बोलता है हे भगवान, और मुझे डर है कि हम लोग उनकी स्कीम में फंस चुके हैं। दूसरा बंदा बोलता कौन सी स्कीम? सामने वाला इंसान बोलता है कि हम लोग बस जो बेगर सेक्ट से जितनी भी बातें सुन रहे थे उन पर यकीन कर रहे थे, और जरा ये देखो चीजें कैसी है। और लगता है कि जो बेगर सेक्ट का जो ब्रांच था उस जगह पर नजर रखने वाला वो ऑलरेडी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और जितने भी ये कबूतर हमें इतने समय तक मिले वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन थी जो कि पेचन पैलेस ने भेजी थी। सामने वाला इंसान बोलता आखिर ये कैसे हो सकता है, और हमारा साउथ का लाइट पाथ सब खत्म हो चुका है। और एक और इंसान बोलता अभी तक नहीं, और अभी तक हुनान से कोई न्यूज नहीं आई कि नेमगोंग फैमिली खत्म हो चुकी है, और वो लोग अभी भी वहीं पर है, और अभी ज्यादा देर नहीं हुई, और हम लोग जल्द से जल्द नेमगोंग फैमिली की मदद करने के लिए हमें बचाना होगा उनको किसी भी कीमत पर, और हमें जल्द से जल्द साथियों को भेजना चाहिए। मोंक बोलता आखिर तुम सबको क्या लगता है? सभी लोग बोलते हैं भले ही हमारे कितनी भी तेजी से हम सिपाही भेजे, लेकिन हर एक स्टूडेंट को भेजने में भी आधा महीना लगेगा, तब तक ज्यादा देर नहीं हो जाएगी। एक और इंसान बोलता है हमें साउथ को छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर यांगटेज रिवर पर सभी फोर्स को इकट्ठा करना चाहिए। और आगे एक इंसान बोलता है जितने भी 4 महान फैमिलीज थे उन्होंने तो ऑलरेडी नेमगोंग फैमिली की मदद करने के लिए एक्शन ले लिया है, और अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। और इसी तरह से वो मीटिंग चले जा रही होती है और तुम लोग बोर ना हो जाओ, और इसीलिए सब लोग अंत में यही डिसाइड करते कि वो अपने कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को वहां पर भेजेंगे जल्दी से भेजने के लिए। और आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो यांग पोंग होता है पेचन पैलेस का लीडर, वो एक जगह पर होता है और उसको कोई लोग बोल रहे होते कि मतलब बातें कर रहे होते, वो सुन रहा होता है। बोलते कि आखिर क्या, और तुम यहाँ पर साउथ में एस्कॉर्ट्स नहीं भेजते आखिर क्यों? एक और इंसान बोलता क्योंकि जो पेचन पैलेस का लीडर है वो मर चुका है, तो गैंगो के अंदर का वातावरण बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है, और खास करके साउथ में जहाँ पर बहुत सारे डार्क पाथ के क्लैन है। और दूसरा एक बंदा कहता है मुझे पता नहीं कि अगर वो लोग हमारे ट्रेवल्स को बिगाड़ेंगे लेकिन हम आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। एक और इंसान बोलता है कि वो सभी लोग लुटेरों से अलग है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम लोग उड़ के जाए या रैंक के जाए, लेकिन हम लोग उनके सामने टिक ही नहीं सकते। एक और इंसान बोलता तो इसीलिए हम लोग सुरक्षित रहने वाले, और इसीलिए जब तक ये सिचुएशन शांत नहीं हो जाती है तो वहां पर कोई भी एस्कॉर्ट्स वगैरह नहीं जाने वाले जब तक कि गवर्नमेंट कुछ रिक्वेस्ट ना कर दे। और सोमन बोलता तो आखिर मेरा क्या यार, जो कि इतने समय से यहाँ पर फालतू में काम कर रहा था क्या? और इसी के साथ में वो जोर से चिल्लाता है। और एक वो बुढ़ा आदमी बोलता है बच्चे और आखिर क्या, और तुम अचानक से अपने बाल क्यों तोड़ रहे हो? सोमन बोलता तो आखिर मैं सिचुआन में कब तक पहुंचूंगा? एक इंसान बोलता कि हाँ इस बंदे को देखो, तुम सच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैंडीमैन नहीं बन गए हो। दूसरा एक बंदा बोलता चलो, और अब तुम खुद अकेले सिचुआन में जा सकते हो नहीं, और अगर कुछ और महीने तुम ट्रेवल करोगे और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा सिचुआन में जाना, और अगर तुम्हारी जो नौजवानी और मुसीबतों को देखकर तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सोमून मन में सोचा कि सच बात तो है, और मैं यहाँ पर ऐसे भटकते हुए नहीं रह सकता, और मेरे पास में पैसा भी हो, ठीक है चलो, और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल चुका और मैं अकेला जा सकता हूँ।
और इसी के साथ में वो अगले दिन उन सबको अलविदा बोल रहा होता है। एक इंसान बोलता ठीक है चलो, और मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगा ही था कि जब मैंने सुना कि एस्कॉर्ट साउथ में नहीं जाने वाले तो तुमने डिसाइड कर ही लिया जाने का। सोमन बोलता है कि हाँ, और आपने इतनी जो मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। सामने वाला इंसान बोलता है कि अगर तुम जोशन में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और हम तब मिलेंगे, और साथ ही में ये हमारे एजेंसी लीडर ने दिया है और ये तुम्हारे खर्चे वगैरह के लिए, तो प्लीज इसको रख लो। और सोमन वो लेता और बोलता सबके लिए शुक्रिया, और सभी लोग बोलते अलविदा। और जो पेचन पैलेस का लीडर होता है यांगपोंग, वो बोलता है हाँ ठीक है, और सभी लोग सुरक्षित रहना, और ये शर्म की बात है कि हमें ऐसे जाना पड़ रहा है। और सोमन उसको देखता और बोलता है एक मिनट, और आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो दादाजी बोलते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या, मैं तुम्हारे साथ में जा रहा हूँ। सोमन बोलता है लेकिन तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं, और तुम इतनी दूर तक कैसे ट्रेवल करोगे, और तुम मूव कर सकते हो तो हमें अलग जाना चाहिए नहीं। और इसी के साथ में सोमन वहां से भागने लगता है, और वो दादाजी भी उसके पास में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि एक मिनट, और हम लोग तो परिवार है नहीं, और ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे साथ में ही तो जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये चुन आगे जाए जा रहा हो तो पीछे से वो युएंगपोंग बोलता है कि ओए धीमे हो जाओ यार। और सोमन बोलता है कि आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा फॉलो ही क्यों कर रहे हो और मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? वो बुढ़ा आदमी बोलता है अरे यार, और मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे हैं और उसके कारण मेरी जो चोट लगी थी वो वापस खुल चुकी है। और ये सच में वो जो चीज पहले मुझे तुम उठाकर लेकर जा रहे थे उस पर राइड करना काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। और बाद में सोमन वहां पर कुछ बम्बू वगैरह काटते बोलता आखिर मैंने पिछली जिंदगी में कौन सा गुनाह किया था यार। और आगे उसके दादाजी बोलते चलो, और अब मैं आराम से सो रहा हूँ तो तुम एकदम स्मूथली ड्राइव करना। सोमन बोलता आखिर आखिर मुझे इस बुढ़े इंसान को बचाना ही क्यों था। और तभी एक पत्थर पर जब वो गाड़ी जैसी चीज टकराती है तो वो दादाजी बोलते ओए बच्चे, और ठीक से ड्राइव करो, और क्या तुमने शराब पिया क्या? और मैं अभी इतनी शांति से सो रहा था और तुमने अब मुझे पूरी तरह से जगा दिया, और मेरी नींद मुझे वापस दो। और सोमन बोलता है अरे यार, और सच में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दादाजी ही यहाँ पर आ गए हैं। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सिटी के अंदर जब वो दोनों पहुंच जाते तो वो यांगपोंग बोलता है अरे यार, और भूखा रहने से मेरा इसे लेटना भी मुश्किल हो चुका है, और कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए ढूंढ ले। सोमन बोलता है नहीं, हमें बहुत दूर तक जाना है और इसीलिए हमें यहाँ पर फालतू में बैठना नहीं चाहिए और चलते रहना चाहिए। वो दादाजी बोलते हैं और चीज़ों को उठाकर जाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है और इसलिए तुम्हें अच्छे से खाना तो चाहिए कम से कम। सोमन बोलता है मुझे मुश्किल इसलिए हो रही क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो कि ऐसे नाटक करा जैसे उसको फर्क पड़ता हो। वो दादाजी बोलता है कि अगर अगर तुम खाने को स्किप करोगे जब तुम नौजवान हो तो तुम्हें बाद में हेल्थ की प्रॉब्लम्स होगी, समझे? सोमन बोलता मेरे पास में पैसे नहीं है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता झूठ है, और मैंने देखा था कि तुम पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर रहे थे अपनी नजरों से ही, समझे? और सोमन बोलता कि वो पैसा तो एक गिफ्ट है जो कि मैं अपनी होने वाली दुल्हन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदूंगा, समझे? और वो बुढ़ा आदमी बोलता अरे यार मैं भूखा हूँ और मेरे जो पेट की चमड़ी है वो पीछे जाकर मेरी पीठ की चमड़ी से मिल गई है, और भतीजा प्लीज मुझे एक प्लेट डम्पलिंग ही खिला दो मरने से पहले। और सभी लोग उनको देख रहे होते। सोमन बोलता है भगवान मैं कसम खाता हूँ कि ये इंसान यार। और इसी के साथ में कहीं पर एक डम्पलिंग लाई जाती है और वो दादाजी बोलते हैं कि वाह ये स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है, और वो एकदम से फुल स्पीड में सब कुछ खाने लग जाते हैं और एक डम्पलिंग बची होती है। और वो बोलते हैं कि आखिर तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते? और तभी साइड में लोग बात कर रहे होते कि मैंने सुना है कि जो पेचन पैलेस है वो उन्होंने साउथ पर कब्जा कर लिया है। और वो दादाजी वो सब सुन रहे होते। एक बंदा बोलता मैंने कुछ अफवाह मैंने भी सुनी, और जो लाइट पाथ के जितने भी क्लैन है वो नेमगुंग फैमिली के उस जगह पर इकट्ठा हो रहे होनान के अंदर, और मुझे लगता है कि गैंगो जल्दी पूरी तरह से खून में लपेटने वाला है। और वो दादाजी जब नीचे देखते हैं तो डम्पलिंग खत्म हो जाती है, और वो बोलते क्या मैं और डम्पलिंग्स ऑर्डर कर सकता हूँ राइट? और वो बोलता चलो और 10 और प्लेट लेकर आओ डम्पलिंग्स। तो वो लोग बोलते यस सर, और इसी के साथ में 10 प्लेट वहां पर आती है। और जब वो दादाजी उसको खाई जा रहा होता है सोमन मन में सोचता मुझे लगता है कि उसके पेट के अंदर कोई राक्षस है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कुछ टाइम और बीत जाता है, और जब सोमन 2 रास्ते की वाली जगह पर पहुंच जाता है तो एक साइड में वो जाता है, और जो दादाजी होता है वो उस बोर्ड को देखकर बोलता है ओए रुको रुको रुको, और लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सोमन वहां पर उस बोर्ड को दिखाते बोलता है हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और ये सिचुआन प्रोविंस की तरफ जाता है। वो दादाजी बोलते क्या तुमने सुना नहीं क्या, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी लड़ाई होने वाली है। सोमन बोलता उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वहां पर लड़ाई हो या ना हो। वो दादाजी बोलते हाँ, और कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार, और आखिर इससे तुम्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता? सोमन बोलता है भले वहां पर एक लड़ाई होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं तो सिचुआन में अपनी होने वाली दुल्हन को ढूंढने जा रहा हूँ। और वो दादाजी बोलते लेकिन क्या होगा कि अगर तुम्हारी दुल्हन भी वहां पर उनके सामने लड़ रही होगी तो? सोमन बोलता हाँ आखिर इसका, और मेरी जो दुल्हन है वो सिचुआन टैंग फैमिली का एक हिस्सा है। लेकिन वो दादाजी बोलते अरे यार, और तुम्हें सच में यहाँ पर इन 5 फैमिलीज के बारे में कुछ नहीं पता? हाँ, और जो नेमगुंग फैमिली है वो बहुत ही समय से 5 महान फैमिलीज का एक हिस्सा रही है। सोमन बोलता तो आगे वो दादाजी बोलते जो टैंग फैमिली वो भी 5 महान फैमिलीज का एक हिस्सा है। सोमन बोलता वो ऐसी बात है? आगे वो दादाजी बोलते हाँ, और जो वो दोनों फैमिलीज है उनकी रिलेशनशिप भी बहुत ही ज्यादा करीबी है, और जब नेमगोंग फैमिली खतरे में होती है तो टैंग फैमिली बिना किसी शक के अपने साथ ही भेजेगी और सिपाही भेजेगी। सोमन बोलता तो वो दादाजी बोलता जो तुम्हारी दुल्हन है वो भी उन सिपाहियों में हो सकती है, समझे? और सोमन वो सोचता है और बोलता है ओ प्लीज। और आगे वो दादाजी बोलते हैं कि जो इंसान जो कि तुम्हारी दुल्हन हो सकती है उसको चोट लग सकती है या मर भी सकती है, और तुम बस इसको ऐसे छोड़ने वाले हो। सोमन बोलता तो आखिर तुम चाहते क्या, मैं क्या करूं? तो वो दादाजी बोलते ऑब्वियसली तुम सीधे शाओलिन टेम्पल की तरफ जाओ।
सोमन बोलता आखिर शाओलिन में क्यों? तो वो दादाजी बोलते अरे मेरे दोस्त, और आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो इस सिचुएशन में, और ध्यान से सुनो, और जो पेचन पैलेस है वो जो डार्क पाथ है, मतलब काले रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनके हेड की जगह है, और साथ ही में वो लोग जोंगियान पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जो लाइट पाथ है वो बस ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, समझे। और जो कोलाइजन है, जस्टिस कोलाइजन, वो ऑलरेडी बन चुकी है, और बिना किसी शक के उन लोगों ने ऑलरेडी सिपाही वगैरह भी भेजने शुरू कर दिए होंगे नेमगोंग फैमिली के लिए। सोमन बोलता तो क्या? तो वो दादाजी बोलते अगर तुम उनके उन सिपाहियों को ज्वाइन कर लो। सोमन बोलता रुको, और आखिर मैं उनके उन सिपाहियों को ज्वाइन क्यों करूंगा? तो वो दादाजी बोलते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी दुल्हन से मिल पाओगे, और अगर तुम उनके साथ में ट्रेवल करोगे तो इससे तुम्हारा खतरे का रिस्क भी कम हो जाएगा। सोमन बोलता अगर अगर मेरी दुल्हन उनके पास में नहीं गई होगी तो ये तो मेरे समय की बर्बादी होगी नहीं। वो दादाजी बोलते कि जो साउथ की तरफ जहाँ पर एक बोट से जाना और नॉर्थ की तरफ एक घोड़े से जाना, और अगर तुम सिचुआन में जाना चाहते हो तो एक नाव से जाना ज्यादा तेज रहेगा, समझे। और एक पानी का रास्ता भी वहां पर, तो अगर तुम्हारी दुल्हन वहां पर नहीं हुई तो तुम बस एक बोट ले सकते हो सिचुआन की ओर, समझे। सोमन बोलता हाँ एक बोट, हाँ। और आगे उसके दादाजी बोलते कि अगर तुम्हारी जो दुल्हन है वो यहाँ पर नहीं हुई तो जो टैंक फैमिली के मेंबर्स होंगे वो तो वहीं पर होंगे नहीं, और ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम वहां पर तुरंत जाने की जगह पर सुबह जाकर उनको हेलो बोल दो। सोमन बोलता मैं समझ गया, और आखिर तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन आखिर वो लोग मुझे ज्वाइन क्यों करने देंगे? तो वो दादाजी बोलते एक मिनट, और तुम्हारा तो काफी ज्यादा एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है? सोमन बोलता हाँ बैकग्राउंड। तो वो दादाजी बोलते कि जो शाओलिन का खजाना जिससे कि मेरी जिंदगी बचाई थी तुमने, द सेलेस्टियल पैलेट, और वो बस एटलीस्ट एक शाओलिन का जो एल्डर होता है वही ला सकता है, समझे, या उससे ऊपर। और क्या मैं गलत हूँ? सोमन बोलता वो दादाजी बोलते अगर जो शाओलिन का एल्डर है जिसने कि तुम्हें वो खजाना दिया है वो रेकमेंड करेगा तो तुम पास हो जाओगे, समझे। सोमन बोलता अरे यार इसके जैसा एक बुढ़ा इंसान, और ये सच में कुछ ज्यादा ही समझदार है, ये अमेजिंग चीज है देखने में भी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वापस कहीं पर जहाँ पर कि सोमन बोलता है मॉन्क मुहे, और काफी ज्यादा समय हो चुका है नहीं। सामने वाला मॉन्क बोलता है एक मिनट, तुम तो ईओलजी सो मुनो नहीं, और आखिर तुम वापस क्यों आ गए? सोमन बोलता है कि मैं यहाँ पर एल्डर से मिलने के लिए आया हूँ। वो मॉन्क बोलता लेकिन जो तुम्हारे साथ में इंसान है वो? सोमन बोलता वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। तो वो दादाजी बोलता ओ, और मेरा नाम ईओलजी ग्वैंग है। सामने वाले वो मॉन्क बोलता है ओ, और मेरा नाम यह और स्वागत है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो बुढ़ा आदमी इधर उधर देख रहा होता है वो सोचता है कि तो ये 40 साल हो चुके हैं। और इसी के साथ में वहां पर जो वो मॉन्क होता है वो नींद में नीचे गिर जाता है, और कोई बोलता है कि है और ग्रेट मास्टर ग्रेट मास्टर। और तभी वो बोलता है ओह मोमो, और आखिर क्या हुआ? तो मोमो आते हुए बोलता है कि हमारे पास में कुछ मेहमान है। और वो मॉन्क बोलता है ओहो, और जरा ये देखो ये तो तुम हो ना ईएलजी, और आखिर कितने समय से नहीं मिले नहीं। वुमन सोमन बोलता है कि हाँ, और आप ठीक तो थे ना? तो मॉन्क बोलता है कि ये मैं वही हूँ, सेम बुढ़ा इंसान। साथ में जो यंग पोंग होता है वो मन में सोचता है जो ये बुढ़ा प्रीस्ट था जिसने की मेरे जोश को बस एक लकड़ी से तोड़ दिया, और वो मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका था जब मैं पेचोन पैलेस के अंदर था 40 साल से। और किसने सोचा होगा कि मैं जब पेचोन पैलेस से बाहर निकाल दिया जाऊंगा तब उससे ऐसे मिलूंगा। और वो मॉन्क बोलता है आखिर ये कौन है? तो वो यंग पोंग बोलता है कि ओह काफी ज्यादा समय हो चुका नहीं एल्डर, और तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। और वो मॉन्क कुछ समझ नहीं पाता है। वो यंग पोंग बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं क्या? और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, और सच में काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। और वो एल्डर एकदम से चौंक जाता है और कहता ओह तो ये तुम, और सच में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो एल्डर उसको खींचकर साइड में ले जाता है और कहता चलो एक पल के लिए यहाँ पर आओ। और सोमन बोलता है वो लोग जरूर कोई दोस्त होंगे पुराने नहीं। और वो मॉन्क बोलता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा उदास था जब मैंने वो न्यूज सुनी, और जैसा कि मुझे लगा था तुम्हारे जैसा कोई इंसान इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो बुढ़ा आदमी बोलता है चीजें इस तरह से हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझ में कमी थी इसलिए। वो मॉन्क बोलता बकवास, और ईमानदार से कहा जाए तो अगर अगर तुम अपने आप को और ज्यादा जोश में रखते तो पूरा चाइना ऑलरेडी तुम्हारे हाथों में आ चुका होता। तो वो जो यंग पोंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया था नहीं। और क्या तुम्हें याद है तब मैंने क्या कहा था? और अगर मैं जब वापस कभी शाओलिन में आऊंगा तो मैं धर्म ट्रिपल ब्लेड को जो मास्टर कर दूंगा। और इसी के साथ में मॉन्क बोलता है हाँ, और मुझे याद है तुमने कुछ कहा था, और क्या तुम्हें कुछ रियलाइज हुआ? तो वो सामने वाला इंसान बोलता है मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्या है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मॉन्क बोलता है ऐसी बात है, और मैं सच में देखना चाहता हूँ, आखिर तुम मुझे कब दिखाओगे? बुढ़ा आदमी बोलता है मेरी बॉडी के तो शेप बिल्कुल अभी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी उस स्टेज को पीछे छोड़ दिया, और इसीलिए मैं जल्दी वो देखूंगा और तुम्हें वो दिखा कर रहूंगा। और मॉन्क बोलता है तुम्हारा स्टूडेंट, और लगता है कि तुम्हें उससे नफरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये